9 बजने को थे जब मैं बेड के नीचे से निकला। गडरी को बेड के नीचे ही छोड़ दिया कि वहां पहले भी किसी ने नहीं झांका था। यूं भी अगर बेड को हटाया जाता तो मेरे खून के दाग जाहिर कर देते कि वहां कोई छुपा रहा था। अलबत्ता गालिब गुमान यही था कि वहां अब एजेंसी के किसी बंदे का आना मुहाल था कि उनके तई हदफ हलाक करके वो मकसद पूरा कर चुके थे। अब घर के मकीन ही ने आकर मकान संभालना था। जाते हुए उन्होंने रोशनी बुझाने की जहमत न की थी, न किसी कमरे के दरवाजे को बंद करना गवारा किया था। सिर्फ घर के दाखिली दरवाजे को कुफल करने पर इक्तिफा किया था। वहां ढूंढने पर यकीनन कुछ न कुछ खाने को मिल जाता, और कुछ नहीं तो खुश्क राशन तो जरूर मिल जाता, मगर किसी की आमद के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता था। और मेरी हालत ऐसी थी कि सही तरीके से चल नहीं सकता था तो जान छुड़ा कर भागता कैसे। पाइप के सहारे चलता हुआ मैं सहन में पहुंचा। दाखिली दरवाजे से निकलना मुझे मुनासिब मालूम नहीं हुआ था। नजरें घुमाकर मैंने सहन का जायजा लिया और दाहिनी दीवार की तरफ बढ़ गया, जहां लोहे के फ्रेमों में गमले रखे हुए थे। इन फ्रेमों की शक्ल रैक नुमा थी। हर फ्रेम के 3 खाने थे और हर खाने में 4 गमले सजे हुए थे। इन फ्रेमों की मदद से मैं आसानी से दीवार उबूर कर सकता था। अगर जख्मी न होता तो ऐसे सहारे ढूंढने की कभी जरूरत न पड़ती, मगर तब मेरी रान फोड़ा बनी हुई थी और दीवार चढ़ना तो कुजा, मुझे हमवार जमीन पर चलने में सख्त दिक्कत हो रही थी। एक फ्रेम के करीब होकर मैं पाइप की मदद से कोशिश करके फ्रेम के तीसरे खाने पर पहुंच गया। इस मुशक्कत में पांव की बजाय मैंने हाथों का ज्यादा इस्तेमाल किया था। दीवार के सिरे पर चढ़ने तक मुझे दांतों पसीना आ गया था। दीवार की ऊंचाई बमुश्किल 8 फुट होगी, जो मेरे लिए नांगा पर्वत साबित हुई, वरना दौरान तरबियत 9 फुट की दीवार हम भागते हुए सर करते थे। आर्मी की मुख्तलिफ तरबियतों में असॉल्ट कोर्स भी शामिल है, जिसे आप रुकावटों भरी दौड़ कह सकते हैं। 1 मील की हुदूद में मुख्तलिफ रुकावटें बनाई जाती हैं, जिन्हें छोटे झोले और हथियार के साथ भागकर उबूर करना पड़ता है। इख्तिताम पर हदफ पर 5 गोलियां भी फायर की जाती हैं। दीवार के ऊपर लेटकर मैंने दूसरी तरफ झांका। एक मुख्तसर सहन नजर आया। बरामदे में बल्ब रोशन था, जिसकी पीली रोशनी सहन का अंधेरा दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मुझे सबसे ज्यादा खतरा कुत्ते से था। घर में कुत्ता होने की सूरत में मैं सहन में उतरते ही पकड़ा जाता, मगर थोड़ी देर इंतजार के बावजूद जब किसी कुत्ते के आसार दिखाई न दिए तो मैंने पाइप दीवार के साथ खड़ा किया और हाथों के बल पर लटक गया। यूं मेरे पांव से जमीन का फासला 4-5 इंच से ज्यादा नहीं था। जख्मी टांग को हल्का सा समेटते हुए मैं बाएं पांव पर कूद गया। ऊपर संभाल कर रखने के बावजूद दाहिनी टांग को जोरदार झटका लगा था। बड़ी मुश्किल से मैंने दर्द भरी कराह को होंठों में दबाया था। चंद लम्हे दीवार पर सर टेके खड़ा रहा। दर्द में अफाका होते ही मैं पाइप के सहारे अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। पिछला मकान मुतमव्विल शख्स का था, लेकिन वो मकान किसी सफेद पोश का दिखाई दे रहा था। मकान की बनावट ऐसी नहीं थी कि घूम फिर कर अकबी जानिब से जायजा लिया जा सकता। कमरों की दीवारें मकान की 4 दीवारी का हिस्सा थीं, इसलिए कमरों का अकबी हिस्सा गली में आ रहा था। सहन में गाड़ी वगैरह का न होना मकीन की मुफलिसी के साथ मेरी बेबसी का भी मजहर था, क्योंकि कार की मदद से वहां से निकला जा सकता था। बरामदे के सामने पहुंचते ही मैं शशोपंज में पड़ गया था। घर वालों को धमकाने को मेरे पास हथियार मौजूद नहीं था। अगर मकीन मुझे पुलिस के हवाले करने पर तुल जाते तो मेरा जान छुड़ाना नामुमकिन हो जाता। यूं घर में दाखिले का मेरे पास एक ही जवाब था कि मैं अपने मुजरिम होने का एतराफ कर लेता। यकीनन मकीन गुज़श्ता शब साथ वाले मकान में होने वाली फायरिंग से महसूस हो चुके थे, और अब एक जख्मी को घर के सहन में देखकर उन्हें मेरे बारे अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत न होती। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दरवाजा खुला। मेरे पास पीछे हटने की मोहलत नहीं थी। कौन है? एक निस्वानी आवाज उभरी। अगले ही लम्हे 30-32 साल की कबूल सूरत खातून बाहर निकली। आंखों पर स्याह चश्मा और हाथ में छड़ी पकड़े होना उसके नाबीना होने की चुगली खा रहा था। मैं खामोश रहा। वो एतमाद से बोली, जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं महसूस कर सकती हूँ, तुम्हारे पाँव की आहट ही मुझे बाहर लाई है। मैं फिर भी खामोश रहा। उसकी तंजिया हंसी उभरी। एक अंधी मोहताज के पास तुम्हें क्या मिलेगा? मैंने खामोशी तोड़ी। 2 निवाले रोटी तो मिल ही जाएगी। वो बोली, तुम तकलीफ में हो। उसका अंदाजा मुझे हैरान कर गया। मैं हैरानी नहीं छुपा सका था। बोला, कैसे पता चला? खातून ने कहा, देख नहीं सकती, महसूस तो कर सकती हूँ। तुम्हारी आवाज में दर्द छुपा है। मैंने इकरार किया, जख्मी हूँ। वो मुतबस्सम हुई, शायद ये कल की टख टख का फल है। मैंने कहा, आपको झुटला नहीं सकता।
वो रुखाई से बोली, किसी मुजरिम को जेब नहीं देता कि एक माजूर को जोखम में डाले। मैं बेचारगी से बोला, थोड़ा सा खाना और जख्म की मरहम पट्टी करने पर शायद आपको ज्यादा तकलीफ न पहुंचे। वो फलसफियाना लहजे में बोली, इसकी क्या दलील कि मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। यूं भी एक मर्द शिकमसेर होने के बाद अकेली औरत के लिए ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मैंने कहा, कैसे यकीन दिला सकता हूँ? वो इत्मीनान से बोली, जो अमली तजर्बात से गुजर चुकी हो उसे चिकनी चुपड़ी बातों पर यकीन नहीं आ सकता। मेरा जी चाहा कि उससे पूछूं कि मेरे जबरदस्ती घर में घुसने पर कैसे रोकोगी, मगर फिर उसकी मजलूमियत पर तरस आ गया। एक जवान अंधी औरत को मर्द से जो खतरा हो सकता था उसने खुलकर इजहार कर दिया था, और इसके पस पर्दा आज के मर्द का किरदार है। यकीनन सारे मर्द ऐसे नहीं होते, मगर हुक्म अक्सरियत के मिजाज पर लगाया जाएगा। उस बेचारी का भी किसी जिनसी दरिंदे से वास्ता पड़ चुका था। ये भी मुमकिन था उसे ये तजुर्बा एक से ज्यादा बार हो चुका हो, तभी वो किसी मर्द पर एतबार करने पर तैयार नहीं थी। मैंने पूछा, क्या मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं दोगी? वो दो टोक लहजे में बोली, बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं कहीं और जाने की हालत में नहीं था, मगर एक सहमी हुई औरत की मर्जी के खिलाफ उसके घर में घुसना किसी तौर मुनासिब नहीं था, वरना उसके पास मुझे रोकने की ताकत नहीं थी। मैंने कहा, माफी चाहता हूँ, आपको जहमत दी, और मैं बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा, क्योंकि अब कोई और दीवार उबूर करना मेरे लिए नामुमकिन था। काफी देर रुकने के बाद कदम आगे बढ़ाते हुए मेरे होंठों से हल्की सी बरामद हुई। होंठ भींच कर मैंने कराहों का गला घोंटा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसकी इज़्तिरारी आवाज गूंजी, ठहरिए, शायद आप ज्यादा जख्मी हैं। उसका लहजा काफी बदला हुआ था। वो गैरत दिखाने का कोई मौका नहीं था। मैं रुक गया। वो बोली, आ जाइए, किसी मजबूर को दर से धुतकारना मुनासिब नहीं होगा, और बिनती करती हूँ वक्त आने पर तुम भी तरस खा लेना। उसकी खौफ में लिपटी हमदर्दी ने मुझे शिशदर कर दिया था। मेरी मदद से पहले वो मेरे शर से पनाह मांग रही थी। न जाने कौन से दरिंदा सिफत मर्द थे जिन्होंने उस मजलूम को मर्द जात से इतना मुतनफ्फर कर दिया था, मगर वो वक्त इस्तफसार या उसकी कहानी सुनने का नहीं था। टांग की तकलीफ में कमी या ठहराव की बजाय इजाफा हो रहा था। जब तक जख्म साफ करके मुनासिब मरहम पट्टी न होती और दर्द कुश गोलियां न मिलती, ये हालत बरकरार रहना थी। ऐसे जख्म जिनकी बरवक्त देखभाल न की जाए बाज़ औक़ात नासूर बन जाते हैं। ऐसा होने पर टांग को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। मैं ज़बानी कलामी वादे की बजाय अमली नमूना पेश करके उसके दिल से कम ये गलत फहमी दूर कर सकता था कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। मैं खामोशी से उसकी तरफ बढ़ गया। एक तरफ होकर उसने मुझे दाखिल होने का रास्ता दिया। एक खुला कमरा था जिसके दाएं बाएं दो और कमरों के दरवाजे थे, जबकि अकबी जानिब बावर्ची खाना नजर आ रहा था। कमरे में रखा पुराना सोफा सेट, चंद कुर्सियां और दो मेजें उसे ड्राइंग रूम जाहिर कर रही थी। मैंने बैठने को प्लास्टिक की कुर्सी को तरजीह दी थी, क्योंकि सोफा जख्मी टांग के खून से दागदार हो सकता था। मेरे निशिस्त संभालने से उसे अंदाजा हो गया था। वो बोली, सोफे पर बैठे ना। उसके सुनने की हिस्स गजब की थी। अल्लाह ताला जिससे कोई नेमत लेता है तो बदले में दूसरी हिस्स में नाकाबिल बयान इजाफा कर देता है। मैंने वजाहत की, जख्मी टांग से खून रिस रहा है, सोफा गंदा हो जाएगा। वो बोली, मैं तिब्बी इमदाद का सामान लाती हूँ, और वो बगली दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके एतमाद से उठते हुए कदम जाहिर कर रहे थे कि घर के चप्पे चप्पे से वो खूब वाकिफ है। करीब पहुंचकर उसने छड़ी से दरवाजे की तस्दीक की और अंदर चली गई। चंद लम्हों के बाद वो तिब्बी संदूकचा यानी मेडिकल बक्स उठाए नमूदार हुई। छोटे कदम रखते हुए वो नजदीक आई। छड़ी से मेज टटोल कर उसने संदूकचा ऊपर रखा और कुर्सी घसीट कर मेरे पास बैठ गई। होंठों पर खुशगवार तबस्सुम बखेरे वो गोया हुई। बिनाई खत्म होने से पहले मैं नर्स थी। 8 साल पुरानी बात है, लेकिन काम भूली नहीं हूँ। अब जरा जख्म की तफसील बताओ ताकि मरहम पट्टी कर सकूं। मैंने कहा, दाहिनी रान में अकबी तरफ से गोली लगी है और सामने से निकल गई है। उसने तसल्ली आमेज लहजे में मेरा हौसला बढ़ाया। यकीनन हड्डी बच गई है, वरना चल न सकते, और गोली का निकल जाना भी तुम्हारी खुशकिस्मती है। मैं हौले से बोला, आप सही कह रही हैं दीदी। उसे हैरत का झटका लगा। लम्हे भर को वो सुन हो गई थी। फिर निशिस्त छोड़ते हुए बोली, जख्म धोने को गर्म पानी लाती हूँ, अगर पट्टी बांधी है तो खोल कर जख्म को नंगा कर दो। वो बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई और मैं पट्टियां खोलने लगा। चूंकि पट्टियां पतलून के ऊपर ही बांधी थीं, इसलिए जख्म से चिमटी नहीं थी। अलबत्ता पतलून उतारते वक्त मेरी कराहें निकल गई थीं कि कपड़ा जख्म से बुरी तरह चिमटा हुआ था। मेरे जख्म खोलने तक वो पानी गर्म करके ले आई थी। मैंने पतलून उतार दी थी और सिर्फ जांघिया पहना था। उसके अंधा होने के बावजूद मुझे हल्की सी झिझक महसूस हो रही थी, मगर रान नंगा करना मजबूरी थी। जख्म की सफाई उसके अलावा मुमकिन नहीं थी। गोली लगने की जगह छोटा सा सुराख था, मगर जहां से गोली निकली थी उस जगह का गोश्त फट गया था।
छड़ी से मेज छूकर उसने पानी का बर्तन रखा और कुर्सी घसीट कर मेरे करीब बैठ गई। मुझे झिझक हो रही थी। मैंने कहा, मैं पट्टी कर लूंगा दीदी। वो इत्मीनान से बोली, नर्स तो गैरों की मरहम पट्टी फर्ज समझकर करती हैं, तुमने तो दीदी बना लिया है, और छोटे भाई की मरहम पट्टी करने में कैसी झिझक। मैंने वजाहत की, आपको नजर नहीं आता तभी कह रहा हूँ कि खुद कर लूंगा। हाथ पकड़ते हुए वो शफकत से बोली, नाबीना हूँ, अनजान नहीं हूँ, मेरा हाथ जख्म पर रखो। मैंने उसका हाथ जख्म पर रख दिया। उसने नरमी से जख्म को छुआ और हौले हौले हाथ घुमाकर पूरे जख्म का जायजा लेने लगी। जख्म को अच्छी तरह टटोल कर वो बड़बड़ाई, पिस्तौल की गोली तो नहीं लगती। मुझे हैरत का झटका लगा। आपको कैसे अंदाजा हुआ? वो बोली, कहा ना, पेशावर नर्स हूँ, पिस्तौल की गोली इतना गहरा शिगाफ नहीं डालती। उसने छड़ी से मेज की जगह का अंदाजा किया और मेज को करीब घसीट कर तिब्बी संदूकचे को खोलने लगी। मैंने उसकी मदद को हाथ बढ़ाए। वो शफकत से झिड़कते हुए बोली, आराम से बैठे रहो, मैं कर सकती हूँ। मैंने झेंपते हुए हाथ खींच लिए। उसने रुई निकाल कर पानी में भिगोई और नरमी से जख्म पर लगाने लगी। अंदाज में पेशावराना महारत के साथ बड़ी बहन की शफकत भी झलक रही थी। गर्म पानी से जख्म को साफ करके वो पायोडीन में रुई भिगोकर जख्म पर लगाने लगी। अगले मरहले में उसने चौड़ी पट्टी काट कर उस पर एक क्रीम मली और पट्टी को जख्म के मुंह पर रख कर ऊपर से पट्टी लपेट दी। मरहम पट्टी होते ही दर्द काफी हद तक कम हो गया था। वो दर्द कुश टीका तैयार करने लगी। मुझे खासी हैरानी हुई थी। मैंने पूछा, दीदी बगैर देखे आपको कैसे पता कि ये कौन सा टीका है? वो बोली, बुद्धू, मुख्तलिफ टीकों की बोतलों का हजम यकसा नहीं होता और मेरे पास चंद किस्म के टीके ही पड़े हैं, आसानी से शनाख्त कर लेती हूँ। टीका तैयार करके उसने मुझे कूल्हे पर लगाया और फिर एंटीबायोटिक इंजेक्शन तैयार करके मेरी रग में लगा दिया। उंगलियों से टटोल कर जिस तरह उसने मेरी रग तलाश की थी, मेरे लिए हैरान कुन नजारा था। एक अंधी मसीहा पहली बार देखी थी। बक्से को बंद करके उसने शफकत से पूछा, खाना खाओगे? मैं बेतकल्लुफी से बोला, सख्त भूख लगी है। वो बोली, गर्म करके लाती हूँ। वो उठने लगी। मैं सुरत से बोला, पहले कोई चादर या तौलिया ला दो कि मैं सिर्फ जांघे में हूँ। वो शरारती अंदाज में बोली, तो यहाँ एक अंधी के अलावा कौन है जो शहजादे को देखने आएगा? मैं झेंपता हुआ बोला, दीदी मुझे अजीब लग रहा है। वो मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ बढ़ी। वापसी पर हाथ में मर्दाना शलवार कमीज थी। बोली, ये पिताजी के कपड़े हैं। उसने साफ लिबास मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने शुक्रिया कहते हुए कपड़े ले लिए। वो बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गईं। लिबास तब्दील करके मैंने पुराने कपड़े और खून आलूद पट्टियां वगैरह समेट कर कूड़ा करकट की टोकरी में फेंके और सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो खाना गर्म करके ले आई। आलू भुजिया और तवे की ताज़ा रोटी थी। मुझे खाना पकड़ा कर वो चाय बनाने चली गई। सख्त भूख लगी थी। मेरे खाना खाने तक वो गर्मा गर्म चाय ले आई और उस वक्त मुझे चाय की सख्त तलब हो रही थी। सिगरेट नस्वार जैसी लत से कुदरत ने मुझे दूर रखा है, लेकिन चाय तो मेरी नजर में कुदरत का तोहफा है। चाय वो 2 प्यालियों में लाई थी। मुझे प्याली पकड़ा कर उसने मेरे सामने नशिस्त संभाली। बोली, अब अपनी कथा सुनाओ। मैंने संजीदा लहजे में पूछा, क्या जरूरी है? वो बोली, नहीं, लेकिन मैं मुश्ताक जरूर हूँ। मैंने कहा, खुद को बेगुनाह कहना तो झूठ होगा। उसने मुंह बनाया, सफाई तो नहीं मांगी। मैं हिचकिचाते हुए बोला, अगर अपने मुताल्लिक सच बताना मुश्किल हो तो क्या करूं? उसने इंकिशाफ किया कि खबरों में सुना है कि हसास इदारे के कमांडोज ने मुल्हिका मकान पर छापा मारकर 2-3 दहशतगर्दों को हलाक किया है, और हकीकत तो ये है कि छापा मार दस्ते के कुछ अफराद मेरे घर की दीवार फलांग कर साथ वाले मकान में दाखिल हुए थे। मैंने जान छुड़ाई, जब आप जानती हैं तो इस्तफसार का मतलब? उसने उलझन जाहिर की, क्या दहशतगर्द तुम जैसे होते हैं जो अकेली औरत को दीदी बना ले? मैंने कहा, अच्छाई और बुराई का एहसास तो ताल्लुक के मरहून मिन्नत होता है। फाकों से मगलूब होकर दुकान का ताला तोड़ने वाला अपने बच्चों का मसीहा और दुकानदार को डकैत लगता है। वो बोली, फलसफा सुनने का मूड नहीं है। मैं जिसबिस हुआ, दीदी मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। वो शाकी हुई, एतबार नहीं है। मैंने कहा, बेएतबारी किसी खौफ या खतरे के ज़ेरे असर होती है, और आप जैसी नर्म दिल और मासूम चाहते हुए भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने मुंह बनाया, मैं फोन करके पुलिस को बुला लेती हूँ ताकि ये गलत फहमी तो दूर हो कि मैं कुछ कर नहीं सकती। मैंने कहा लगाया, पुलिस के आने से पहले मैं निकल जाऊंगा। वो बोली, हिल कर दिखाओ। संजीदा लहजे में कहते हुए उसने दायां हाथ गिरेबान में डाला। वापसी पर उसमें लेडीज पिस्टल मौजूद था। सुनहरी रंग का नन्हा सा पिस्तौल मुनक्कश सांप की तरह मुझे घूर रहा था। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। मैंने चाय की प्याली धीरे से मेज पर रखी। एकदम उसने तबसरा किया, तुमने चाय की प्याली नीचे रख दी है? मुझे हैरत का झटका लगा। इतनी मध्यम आवाज भी उसने सुन ली थी।
काले शीशों की ऐनक को ताड़ते हुए मुझे लगा शायद वो देख सकती है। उसने मेरी सोच पढ़ ली थी। एकदम नफी में सर हिलाया, देख नहीं सकती, सिर्फ सुन सकती हूँ, और यकीन मानो अगर पहलू भी बदलोगे तो महसूस हो जाएगा। मैंने बेबसी का इजहार किया, क्या चाहती हैं? मुझे लगा कि उसे बेबस जानना मेरी हिमाकत थी। घर दाखिल होने की इजाजत मैंने अखलाकी तकाजा पूरा करने को मांगी थी, लेकिन वो उस वक्त भी मुसल्ला थी और यकीनन मुझे बजोर रोक सकती थी। वो मुतबस्सम हुई, तुम्हारी गलत फहमी दूर करना चाहती थी। उसका दायां हाथ पिस्तौल गायब करने को गिरबान की तरफ बढ़ गया। मैंने नजरें झुका ली थी कि उसे दीदी पुकारने की निस्बत से वो मेरे लिए मोहतरम और मुकद्दस थी। मैं शाकी हुआ, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? उसने खिफ़त से पूछा, क्यों खफा हो? मैंने इस बात में सर हिलाया, हाँ। नशिस्त छोड़ते हुए उसने छड़ी से मेज को छुआ और घूम कर मेरे पहलू में आ गई। दीदी से भी कोई खफा होता है भला? मेरा हाथ पकड़ते हुए उसने शफकत से कहा। मैंने कहा, दीदियां डांटती हैं, धमकी नहीं देती। उसने नदामत जाहिर की, क्षमा चाहती हूँ। मैं खिफ़त से बोला, बेइज्जती तो ना करे ना। वो गुज़श्ता मौजू की तरफ पलटी, क्या आपका ताल्लुक पड़ोसी मुल्क से है? मैंने कहा, क्यों? पड़ोसी मुल्क वाला किसी मोहतरम खातून को दीदी बनाने का मजाज नहीं होता। उसकी तफ्तीश से जान छुड़ाने को मैंने बेमौका वावेला मचाया। वो शाकी हुई, ऐसा कब कहा है? मैंने मौजू तब्दील किया, आज रात के लिए पनाह मिल सकती है। उसने हुक्म सादिर किया, मुकम्मल ठीक होने तक तुम कहीं नहीं जा सकते। मैंने मुंह बनाया, अगर यूं ही तफ्तीश होती रही तो शायद आज ही भाग जाऊंगा। वो बोली, मुझे मुसलसल टाल रहे हो। उसका हाथ बाजू पर रेंगता हुआ मेरे कान की लौ तक पहुंचा और उसने कान पकड़कर शफकत से खींचा। बता रहे हो या कान उखेड़ दूं? मैंने कहा, बाज़ औक़ात खामोश रहना मजबूरी बन जाती है कि बंदा झूठ बोलना नहीं चाहता और सच बोल नहीं सकता। सिर्फ इतना यकीन दिला सकता हूँ कि किसी बेगुनाह को नुकसान पहुँचाने नहीं आया। न भारत सरकार की अमलाक को नुकसान पहुँचाने का इरादा है और न राजों के हुसूल को आया हूँ। वो बोली, तुम्हारी वजाहत ने मेरी ढारस बंधा दी, वरना यही खुदबुद रहती कि शायद मैंने किसी मुजरिम को पनाह दी है। मैंने साफ गोई से एतराफ किया, किसी को मुजरिम गर्दानना इखलाक नहीं, मुमलिकत के कानून का दायरे कार में आता है और इस लिहाज से मैं मुजरिम हूँ। मेरे सर में चपत रसीद करते हुए वो मुतबस्सम हुई। छोटे, तुम फलसफे की आड़ में अपने सारे राज छुपा लो। मेरे दीदी कहने पर उसके रवैये में न सिर्फ बेतकल्लुफी दर आई थी बल्कि एक किस्म की शफकत भी झलक रही थी। मैंने सवालों का रुख उसकी जानिब मोड़ा। मुझे अपनी दीदी का नाम तक मालूम नहीं। वो बोली, मेरा नाम ममता विष्णु है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।